आज के अध्ययन सत्र में सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में। आज हम बात करेंगे विदेशों में किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई थीं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार किस प्रकार से हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन अपने द्वितीय चरण के पूर्व और प्रथम चरण के पश्चात क्यों शांत रहा। अल्पकाल तक ही ये शांति रही, किंतु यह आंदोलन शांत हो गया। फिर क्या कारण थे कि पुनः प्रारंभ हुआ। तो पहले तो देखेंगे कि बंद क्यों हो गया, उसके क्या कारण थे, और फिर पुनः क्यों प्रारंभ हो गया, इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं। फिर द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन का किस प्रकार से विकास हुआ भारत में, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनका योगदान देख लेते हैं। विदेशों में जब भी हम बात करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में, तो सबसे अग्रणी नाम आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा का। ये उदयपुर और जूनागढ़ के दीवान रह चुके थे। उनके विचार अत्यधिक क्रांतिकारी थे। ये आतंकवादी उपायों को उचित समझते थे। इस कारण से उन पर अंग्रेज लगातार नज़र रखते थे। इस कारण से 1905 में ये लंदन चले गए। होम रूल सोसाइटी की स्थापना वहाँ की। इंडिया हाउस नाम के एक हॉस्टल को इन्होंने चलाया था वहाँ पर, जो बहुत प्रसिद्ध था विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में। अंग्रेज़ों के ही देश में की राजधानी लंदन में जाकर ये रहे, बड़ी साहस की बात थी। इन्होंने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जिसका नाम इंडियन सोशोलॉजिस्ट था। इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए केंद्र बन गया। जितने भारतीय नवयुवक वहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए, उनको उस हॉस्टल में रखते थे और उनके बीच क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करते थे। उसके बाद इनके द्वारा छात्रवृत्तियाँ भी वहाँ पर दी गईं। इसी छात्रवृत्ति को प्राप्त करके विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पर रहे, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। और जब वो लंदन पहुँचे थे तो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहायता करते हुए या एक सहायक के रूप में भूमिका की शुरुआत इन्होंने की थी। ब्रिटिश सरकार श्याम जी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों से चिंतित हो गई। उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन श्याम जी कृष्ण वर्मा पर जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो उन्होंने लंदन छोड़ दिया और वो फ्रांस पेरिस चले गए। 1909 में इनके द्वारा लाला लाजपत राय को पेरिस बुलाकर वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि विश्व युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ थे। इस कारण जो समझौते हुए उसमें इनको दबाव पड़ना शुरू हो गया। जब वहाँ परेशानी हुई तो इन्होंने जिनेवा प्रस्थान कर दिया। 30 मार्च 1930 को यहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा विदेशों में अलख जगाने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने एक हॉस्टल का भी वहाँ पर किया लंदन में, और भारतीयों को वहाँ रखकर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार और प्रसार किया। दूसरे व्यक्ति थे सरदार सिंह राणा। इनके द्वारा वंदे मातरम, तलवार एवं इंडियन फ्रीडम नामक समाचार पत्रों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। सरदार सिंह राणा ने भारतीयों को बम बनाने के तरीके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया था। 1909 में उनके द्वारा 20 पिस्टल भारत भेजे गए थे। 1907 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में इनके द्वारा भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया गया था। इस सम्मेलन में स्वतंत्र भारत का पहली बार ध्वज फहराया गया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव भी इनके द्वारा रखा गया था। जब हेमचंद्र को क्रांतिकारियों के द्वारा रूस भेजा गया था, तब उसके लिए धन की व्यवस्था सरदार सिंह राणा के द्वारा की गई थी। प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हो जाने पर आपको मार्टिनिक द्वीप में कैद कर दिया गया और युद्ध की समाप्ति के बाद ही इनको लौटने की अनुमति दी गई। तो इनका भी योगदान क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण था। मदाम कामा, इन्होंने इंग्लैंड और पेरिस में 30 वर्षों तक निरंतर भारतीय स्वाधीनता के लिए कार्य किया। पेरिस में उनके द्वारा वंदे मातरम का संपादन भी किया गया था। 1907 में जर्मनी में
आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा सरदार सिंह राणा के साथ सम्मिलित हुईं, जहां स्वतंत्र भारत का ध्वज प्रथम बार फहराया गया। 1908 में भारतीय देशभक्तों के एक सम्मेलन में वे सम्मिलित हुईं, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया। मैडम कामा ने 30 वर्ष तक भारतीय स्वाधीनता के लिए फ्रांस और इंग्लैंड में लगातार कार्य किया। भारतीय झंडे को 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में फहराया गया। यह प्रस्ताव रखा गया इस समय कि ब्रिटिश राज्य को जारी रहना भारत के सर्वोच्च स्वार्थ के लिए निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और बहुत ही हानिकारक है, और दुनिया की स्वतंत्रता प्रेमियों को चाहिए कि उस देश में रहने वाले मानव जाति के 5वें भाग को गुलामी से मुक्त होने में सहयोग दें। ये इन्होंने कहा था, क्योंकि आदर्श सामाजिक अवस्था का तकाजा यह है कि कोई भी जाति किसी तानाशाही या अत्याचारी सरकार के अधीन न रहे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के अवसर पर आपको कैद करके विशी द्वीप में भेज दिया गया, जहां 4 वर्षों तक आपको कैद रखा गया। उसके बाद से आप पेरिस में भारतीय स्वाधीनता के लिए कार्य करती रहीं। 1934 में भारत वापस आईं और 12 अगस्त 1936 को मदाम कामा का देहांत हुआ। तो इनका भी योगदान महत्वपूर्ण था। लाला हरदयाल एवं गदर पार्टी। लाला हरदयाल पंजाब के बुद्धिजीवी और प्रचंड क्रांतिकारी थे। राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उनका संपर्क श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुआ। इंडिया हाउस में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। 1907 में अपना अध्ययन बीच में छोड़कर लाला हरदयाल भारत लौट आए। मास्टर अमीर चंद्र द्वारा संचालित क्रांतिकारी दल में सक्रिय सदस्य बन गए। ब्रिटिश सरकार के दमन से प्रभावित होकर इन्होंने भारत छोड़ा। फ्रांस होते हुए अमेरिका जा पहुँचे। 1911 में वे सैन फ्रांसिस्को में बस गए तथा देश की आज़ादी के लिए ये हिंसा के प्रबल समर्थक बन गए। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में पोर्टलैंड में हिंदी संगठन का गठन किया गया। एक बैठक में लाला हरदयाल के द्वारा भारत में सशस्त्र विद्रोह की इच्छा व्यक्त की गई थी। इन्होंने प्रयास करना शुरू किया था। 10 मई 1913 को कैलिफोर्निया के यूलो नामक नगर में भारतीयों की एक सभा बुलाई गई थी, जहां पर गदर पार्टी की स्थापना इनके द्वारा की गई। सभापति सोहन सिंह, उपसभापति केसर सिंह, मंत्री लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम को बनाया गया। इनके द्वारा सेंट फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम स्थापित किया गया था। यही क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, युगांतर आश्रम, जो गदर पार्टी का मुख्यालय बना। 1 नवंबर 1913 को उनके द्वारा कैलिफोर्निया में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जो उर्दू में था प्रारंभ में, बाद में गुरुमुखी में भी ये प्रकाशित हुआ और अन्य भाषाओं में भी। 1913 में पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। कुछ समय के बाद गुरुमुखी में छपना इसने प्रारंभ। इसकी जो पहली पंक्ति होती थी वो होती थी, अंग्रेजी राज का दुश्मन, और मुख्य पृष्ठ पर अंग्रेजी हुकूमत का कच्चा चिट्ठा छापा जाता था। कच्चा चिट्ठा के अंत में 2 महत्वपूर्ण वाक्य होते थे, जिससे गदर पार्टी के दर्शन को समझा जा सकता है। पहला वाक्य होता था, भारत की आबादी 31 करोड़ है और अंग्रेजों की आबादी 1,18,562 है। दूसरा वाक्य होता था, 1857 के विद्रोह को 56 वर्ष बीत गए, अब दूसरे विद्रोह का समय आ गया है। इनके द्वारा गदर पार्टी भी स्थापित की गई थी। इस कार्य में रामचंद्र और बरकतुल्लाह ने इनका मदद या इनका सहयोग किया था। गदर नामक समाचार पत्र, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता था, विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। इस समाचार पत्र का विस्तार हांगकांग, चीन, जापान, कनाडा, बर्मा, अमेरिका, फिलीपींस, सिंगापुर, होंडुरास और अन्य द्वीप समूहों में भी हुआ। भारतीयों के बीच तक इसका काफ़ी, भारत के भीतर भी बहुत लोकप्रिय था। भारतीय नाविकों को बम बनाने, अस्त्र शस्त्र चलाने तथा युद्ध विद्या की शिक्षा भी इसके माध्यम से दी जाती थी। इसके सदस्य विश्व के अनेक हिस्सों में फैले हुए थे। दल के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए स्थान स्थान पर सभाओं का आयोजन किया जाता था। अमेरिका वासियों ने भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी मांगें रखी थीं और इनको लगातार अमेरिका के रहने वालों को इनके द्वारा अपील की जाती थी
कि वो हमारी मदद करें या हमारा समर्थन करें। गदर ने अपने प्रथम अंक का प्रारंभ इस प्रकार किया था। हमारा नाम क्या है? गदर अथवा विद्रोह लिखा जाता था प्रथम पृष्ठ पर। हमारा नाम क्या है? उत्तर दिया जाता था गदर अथवा विद्रोह। हमारा काम क्या है? विद्रोह। यह विद्रोह कहाँ होगा? प्रश्न पूछा जाता था। उत्तर दिया जाता था भारत में। इस दल के द्वारा यह तत्व सामने लाने का प्रयास किया गया कि विदेशों में भारतीयों का सम्मान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम परतंत्र हैं। अंग्रेजों के कहने पर अमेरिकी प्रशासन ने लाला हरदयाल के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। इस कारण उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर लाला हरदयाल और उनके साथी जर्मनी चले गए। उनके द्वारा बर्लिन में पूर्व में इंडियन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किया गया। लाला हरदयाल ने जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय से भेंट की तथा 19वीं शताब्दी के अंत में बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी का गठन किया। उसे जर्मन जनरल स्टाफ की देखरेख में कार्य करना था। लाला हरदयाल, बरकतुल्लाह और तारकनाथ दास इसके सदस्य थे। इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार से प्रयत्न करने चाहिए, इस हेतु प्रेरित करना था। जैसे भारत के स्वयंसेवकों को भेजकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करना, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विस्फोटक पदार्थ भेजना, भारत भेजना, और यदि संभव हो तो भारत पर सैनिक आक्रमण करना, ये सब इनके कार्यक्रम में शामिल थे। बटेविया और बैंकॉक में भी इसके केंद्र खोले गए, जहाँ से बंगाल तक अस्त्र शस्त्र पहुँचाए जाते थे। 1915 में उनके द्वारा तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया की यात्रा की गई और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए तुर्की की सहायता प्राप्त करने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया था। 1915 से 1917 तक लाला हरदयाल जर्मनी में रहे, लेकिन शीघ्र ही जर्मनी से उनका मोह भंग हुआ और वे स्वीडन चले गए। इस तरह लाला हरदयाल जबरदस्त क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। उन्होंने विदेशों में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया, लोगों को के बीच अलख जगाया। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक इंडो जर्मन प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान भेजा गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के विरुद्ध अफगान अमीर का सहयोग प्राप्त करना था। जहां पर बरकतुल्लाह पहले से थे, उनके साथ सम्मिलित हो गए तथा प्रथम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। अस्थायी सरकार ने रूस को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने के लिए लिखा। इस समय योजना बनाई गई थी कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान के सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध इनकी सहायता करें, सिख भी उनका साथ दें। जर्मनी और तुर्की के सहयोग से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाए, इसकी तैयारी की गई। 21 फरवरी 1915 की तिथि तय कर दी गई, लेकिन करतार सिंह के द्वारा ये जानकारी पंजाब पुलिस को दे दिए जाने के कारण ये योजना सफल नहीं हो पाई थी, किंतु इन्होंने भी लगातार ये कार्य किया था विदेशों में रहकर भारत के लिए। कामागाता मारू की घटना। कनाडा की सरकार ने भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। कनाडा के कानून के अनुसार किसी भी भारतीय का कनाडा में प्रवेश तभी हो सकता था जब वह किसी जहाज से सीधे भारत से कनाडा तक पहुँचे। किसी अन्य देशों से होते हुए जाने पर वहाँ बसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए अमृतसर के एक अमीर व्यापारी बाबा गुरुदत्त सिंह ने दूर कर दिया। कामागाता मारू नामक एक जहाज जापान से खरीदा तथा कनाडा जाने वाले यात्रियों, जिनकी संख्या 376 थी, जिनमें 346 पंजाबी, सिख, 21 मुसलमान और शेष पंजाबी हिंदू थे। सभी यात्री कनाडा के वैंकूवर शहर में उतरे। उतरने के पहले उन्हें रोका गया, उतरने नहीं दिया गया, यद्यपि भारतीयों को नियमानुसार कनाडा में उतरने का अधिकार था। यात्रियों के द्वारा संघर्ष किया गया। 2 महीने तक तट पर जहाज खड़ा रहा, लेकिन अंत में उन्हें वापस होना पड़ा। वापसी की यात्रा शुरू हुई। 27 दिसंबर 1914 को कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर यहाँ पर उतरे। जैसे ही उतरे, गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुनः संघर्ष हुआ। संघर्ष में 18 से 19 यात्री मारे गए, बहुत से लोग घायल हुए। फिर एक विशेष रेलगाड़ी में बिठाकर जो यात्री थे इनको पंजाब लाया गया। कुछ को बंदी बना लिया गया, कुछ को उनके गांव की सीमा के भीतर कैद कर दिया गया, निगरानी उन पर रखी गई। किंतु फिर भी
बहुत सारे यात्री बचकर निकल गए, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को भड़काना प्रारंभ किया। कृषकों को कर देने से मना किया, कृषकों को भड़काया, हथियार प्राप्त करने के प्रयास किए, हथियार बनाए गए। व्यय हेतु धन प्राप्त करने के लिए लुधियाना, जालंधर, अमृतसर आदि स्थानों पर राजनीतिक डाके डाले गए। अंग्रेजों को भी लूटा गया, सरकारी खजाने और थानों को लूटा गया। उनके द्वारा सैनिकों के बीच गदर साहित्य का वितरण भी किया गया। इस तरह से क्रांतिकारी कार्य इनके द्वारा, इन यात्रियों के द्वारा किया गया। तो एक कामागाता मारू की घटना कहलाती है। वास्तव में एक जहाज का नाम था, जापानीज नाम है, कामागाटा मारू या कामागाता मारू के नाम से ये जाना जाता है। अब क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी, जो हमने चर्चा की थी आपसे भूमिका में, कि क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण जब प्रारंभ हुआ और प्रथम चरण के बीच, दोनों के बीच कुछ अंतराल रहा। इस अंतराल के पीछे क्या कारण थे और ये क्यों रुका रहा, और उसके बाद फिर क्यों पुनः प्रारंभ हो गया, उस पर हम उन परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। तो पहली परिस्थिति थी क्रांति की योजना की असफलता। प्रथम चरण में जब क्रांतिकारी योजना बनाई गई थी वह असफल रही थी, पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अंग्रेजी शासन पूरी तरह से विश्व युद्ध में संलग्न थी। इस समय क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांति की योजना तैयार की गई थी, किंतु उसके असफल हो जाने के कारण तथा बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को मृत्युदंड मिलने के कारण, निर्वासन मिलने के कारण, कारावास की सज़ा हो जाने के कारण, कठोर सज़ा उनको दी गई। इस कारण से क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण जो था वो समाप्त हो गया था या रुक गया, बीच में अंतराल आया। अंग्रेजों के कठोर दमन का प्रभाव, कठोर दमन किया गया था, इस कारण से ये शांत प्राय अवस्था में आ गई थी। विपिन चंद्र लिखते हैं कि जब गदर आंदोलन समाप्त हुआ उस समय हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी। हिंदुस्तान के लिए यह अपूरणीय क्षति हुई। 40 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, 200 क्रांतिकारियों को लंबे समय के लिए जेल की सीखचों के भीतर कैद कर दिया गया। इस तरह से 1914 के 14-15 के इस गदर आंदोलन में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व की हत्या कर दी गई। उस नेतृत्व को कि जो यदि बाद के वर्षों में जिंदा रहता तो पंजाब की राजनीति को नया मोड़ दे देता। अंग्रेजों के कठोर दमन के कारण प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन क्षेत्र से बाहर हो गए। इस कारण क्रांतिकारी गतिविधियां समाप्त हो गई थीं इस काल में। गांधी जी का प्रभाव था, आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के एक सितारे थे और उनके कारण व्यापक प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ा था। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो अहिंसात्मक आंदोलन था। इस कारण से, और उन्होंने अपील भी की थी क्रांतिकारियों से कि वो हथियार और आतंक का रास्ता छोड़ें। इस कारण से बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों ने हथियार छोड़े थे और जो भारतीय युवा वर्ग के लोग क्रांतिकारियों की ओर आकर्षित हो रहे थे, उनको महात्मा गांधी ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और क्योंकि एक आंदोलन, एक कार्यक्रम उन्होंने दे दिया, इसलिए बड़ी संख्या में युवा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों तथा 1920 में सरकार के द्वारा सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में जो क्रांतिकारी थे उनको आम माफी देकर जेलों से छोड़ दिया गया था। इस कारण से और गांधी जी के विशेष प्रभाव के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां रुक गई थीं। असहयोग आंदोलन की असफलता से निराशा। अब हम देखते हैं कि पुनः युवा वर्ग क्रांति की ओर क्यों अग्रसर हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन की ओर क्यों आगे बढ़ा। उसके पीछे कारण था कि महात्मा गांधी को देखकर, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को देखकर बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग के लोग थे, जो क्रांतिकारी होना चाहते थे, वो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि चौरा चौरी की दुर्घटना या घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। अब जिन लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो क्या करें, वो कार्यक्रम विहीन हो गए। आक्रोश उनके मन में था, स्कूल से, कॉलेज से वो बहिष्कृत हो गए थे या छोड़ दिया था उन्होंने स्वयं। तो अब पुनः उन्हें क्रांति की ओर हम अग्रसर होते हुए पाते हैं। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण फिर से क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था या उस ओर युवा वर्ग का
ध्यान गया था। इसी समय साम्यवादी विचारधारा का विकास हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति घटित हो चुकी थी। इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा था और इससे भारत में भी हम देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। युवाओं में दिखता है, श्रमिकों में दिखता है, कृषकों में दिखता है और नेताओं में तो स्पष्ट रूप से दिखता है। तो साम्यवादी विचारधारा को हम भारतीय क्रांतिकारियों के साथ जुड़ते हुए पाते हैं। हम देखते हैं कि वो समाजवाद का नाम लेते हैं, समानता का नाम लेते हैं या मार्क्स के सिद्धांत से प्रभावित होते हैं, रूस की 1917 की क्रांति से प्रभावित होते हैं। और इस कारण से भी क्रांति, क्योंकि साम्यवाद भी क्रांति की बात करता है और रूस में क्रांति 1917 में हो चुकी थी, समाजवादी क्रांति, और वो सफल रही थी। उससे प्रेरणा भारतीयों ने प्राप्त की, तो इसका भी प्रभाव था, जिस कारण से पुनः क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अंतराल आया या क्रांतिकारी गतिविधियां रुकी, उसके लिए क्या परिस्थिति थी और किन परिस्थितियों में पुनः क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक दल का गठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1920 में बंदीगृह से मुक्त होने के पश्चात सचिन सन्याल जो थे वो बंदीगृह में थे। मुक्त होने के बाद समस्त क्रांतिकारियों को संगठित करने का निर्णय उन्होंने लिया। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक दल नामक एक दल का गठन किया। अब तक क्रांतिकारियों को यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि व्यक्तिगत शौर्य और व्यक्तिगत बलिदान के स्थान पर संगठित क्रांतिकारी गतिविधियां अधिक प्रभावकारी सिद्ध होंगी। संगठन बनाया जाए और बनाकर संगठित होकर अधिक संख्या में समाज के लोगों को जोड़कर उसमें क्रांति की जाए तो सफलता मिलती है। ये बात इनको समझ में आ गई थी। इसी कारण अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। सचिंद्र सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारियों ने भाग लिया और अनेक नए क्रांतिकारी सम्मिलित हुए, जिनमें भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद आदि भी सम्मिलित हुए। और इस दल के दो उद्देश्य घोषित किए गए। प्रथम, सशस्त्र क्रांति के द्वारा औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना तथा संयुक्त राज्य भारत या संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। ये दो लक्ष्य इस दल ने अपना रखा। इसके बाद हम देखते हैं काकोरी षड्यंत्र केस। क्रांतिकारियों को भारी मात्रा में अस्त्र और शस्त्रों की आवश्यकता थी। स्वाभाविक है, बड़ी क्रांति अगर करना चाहते हैं तो हथियारों की जरूरत थी। इस हेतु धन की आवश्यकता थी। इस कारण से सरकारी खजाना लूटने की नीति का अनुसरण किया गया। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों के द्वारा लखनऊ के पास जगह है, एक रेलवे स्टेशन है, काकोरी नाम का स्थान है। वहाँ पर 10 क्रांतिकारियों के एक दल ने 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया। इसमें रेल विभाग का जो खजाना था वो ले जाया जा रहा था, इसको लूट लिया गया। पुलिस ने तत्काल सक्रिय होते हुए 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। खजाने को लूटने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र सान्याल, अशफाक उल्ला खान और मनमनाथ गुप्त थे। उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। सचिंद्र सान्याल को काले पानी की सजा दी गई। 3 अन्य क्रांतिकारियों को भी काले पानी की सजा दी गई। 4 क्रांतिकारियों को आजन्म कारावास की सजा दी गई। उन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया। 17 अन्य क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं दी गईं। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, भाग गए। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा कि 19 तारीख को होने वाली सजा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। यह है ही क्या, केवल शरीर का बदलना मात्र है। मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह तथा ओज के साथ काम करने के लिए फिर लौट आएगी। स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि हिंदू या हम सनातनी भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वही बात तो कह रहे थे कि मैं शरीर बदल के पुनः आऊँगा और अपने देश के लिए कार्य करूँगा। अशफाक उल्ला खां ने फांसी पर चढ़ने के पूर्व कहा था, इसलिए आप सब एक होकर नौकरशाही का सामना कीजिए। मैं हत्यारा नहीं हूँ, जैसा मुझे साबित किया गया है। मैं पहले भारतीय मुसलमान हूँ,
जो स्वाधीनता के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ रहा हूँ। इस तरह से काकोरी षड्यंत्र केस घटित हुआ। पंजाब दिल्ली में इस क्षेत्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं, नौजवान सभा का गठन किया गया। काकोरी की घटना एक बड़े आघात के रूप में भारतीयों के समक्ष उपस्थित हुई, जिसके कारण क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय तक स्थगित रहीं, किंतु पुनः संगठित होने लगी। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का पुनः संगठन प्रारंभ हुआ। 1926 में भगत सिंह ने यशपाल तथा छबील दास, भगवती चरण वर्मा व सुखदेव के साथ मिलकर नौजवान सभा का गठन किया। सभा के उद्देश्य थे राजनीतिक जागृति के लिए कार्य करना, नौजवानों को क्रांति के लिए तैयार करना, कृषकों श्रमिकों को संगठित कर क्रांति के लिए तत्पर करना। इस समय समाजवादी विचारधारा का प्रभाव नवयुवकों में बढ़ गया था, जो श्रमिकों और कृषकों को संगठित करने में रुचि प्रदर्शित कर रहे थे। अनेक नवयुवक नौजवान सभा के सदस्य बने और पंजाब के अनेक शहरों में इनकी शाखाएं खोली गईं। इन सभाओं में जवाहरलाल नेहरू, भूपेंद्रनाथ दत्त और एस.ए. डांगे भाषण दिया करते थे तथा नवयुवकों, कृषकों और श्रमिकों को प्रेरित करते थे। 1929 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय युवा संघ में यह संगठन सम्मिलित हो गया। तो ये नौजवान सभा थी जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। 1926 में ये स्थापित हुआ था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन। उत्तर क्षेत्र के क्रांतिकारी नवयुवक पुनः संगठित हुए। इनमें विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, चंद्रशेखर आज़ाद प्रमुख थे। जब फिरोज शाह कोटला के मैदान दिल्ली में सभी क्रांतिकारी मिले, तब उन्होंने अपना एक कार्यक्रम तय किया। 8 सितंबर 1928 को एक महत्वपूर्ण संपादित किया गया। क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के साथ समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। जैसे कि हमने चर्चा की थी, रूस की क्रांति का प्रभाव साम्यवाद विचारधारा का प्रभाव था, और संगठन का नाम हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ को बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ कर दिया, समाजवादी शब्द जोड़ा। इसके द्वारा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना बनाने का भी निश्चय किया गया। उन्होंने सशस्त्र क्रांति को उचित घोषित किया। जो नारा दिया था वो था विजय अथवा मौत। इस संगठन की शाखाएं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में खोली गई। लाहौर में क्रांतिकारियों ने बम बनाना शुरू किया। क्रांतिकारियों ने इसे साइमन कमीशन का स्वागत बम से करने का निश्चय किया, योजना तैयार की। साइमन कमीशन को चलती ट्रेन में ही उड़ा दिया जाएगा, इसलिए बनारस से मनमोहन गुप्त, मार्कंडेय सिंह तथा हरेंद्र को मुंबई भेजा गया। परंतु मनमाड़ नाम का स्थान है, स्टेशन एक, वहाँ पर बम फट गया, जिसके कारण से क्रांतिकारियों की योजना असफल हो गई। अन्यथा साइमन को वहीं ट्रेन में ही उड़ा दिया गया होता। सैंडर्स की हत्या। साइमन कमीशन 29 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा। 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसमें लाला लाजपत राय पर निर्ममतापूर्वक लाठी बरसाए गए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये लोग प्रसिद्ध नेता थे। भारत में शोक की लहर दौड़ गई। क्रांतिकारियों का रक्त उबल उठा। उन्होंने सैंडर्स की हत्या करने का निश्चय किया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी। नगर में पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया था कि उन्होंने राष्ट्रीय अपमान का बदला ले लिया। ब्रिटिश सरकार किसी भी क्रांतिकारी को इस समय तत्काल नहीं पकड़ पाई। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। ब्रिटिश सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध केंद्रीय असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित करवाने में सफल हो गई थी। अब वह पब्लिक सेफ्टी बिल पास करवाने की इच्छुक थी। क्रांतिकारियों ने इस बिल को रोकने के लिए जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। ये कार्य भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया था। व्यवस्थापिका सभा ने तो इन दोनों बिलों को पूर्व में अस्वीकार कर दिया था, फिर भी सरकार जिद पर अड़ी हुई थी, कृत संकल्पित थी कि इसको वो पास कराएंगे। दोबारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो 9 अप्रैल 1929 को जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर केंद्रीय असेंबली में बहस चल रही थी,
भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली हॉल में एक बम फेंका। बम फेंकते ही असेंबली हॉल में भगदड़ मच गई, परंतु क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। सरकार को जनता की भावना से अवगत कराना मात्र था। बम के साथ एक पर्चा भी फेंका गया, जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर अपने आप को गिरफ्तार करा लिया। इसके संबंध में जो जांच हुई वह लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। न्यायालय में सरदार भगत सिंह ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना के उद्देश्यों के संबंध में एक लंबा बयान दिया था। न्यायालय में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो प्रतिक्रिया दी, इसका व्यापक प्रचार भारत के समाचार पत्रों में हुआ। उनके बयानों में उन्होंने फ्रांस के बास्तील और रूस के साइबेरिया में क्रांतिकारियों पर हुए अत्याचार का उल्लेख करते हुए कहा था कि अत्याचारों से क्रांति को नहीं रोका जा सकेगा। सारे देश में इन क्रांतिकारियों का नाम आम जनता की जुबान पर था। आप सभी जानते हैं, आज भी सरदार भगत सिंह भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 2। लाहौर षड्यंत्र केस में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था कि बम बनाते हैं क्रांतिकारी, सरकार के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। जेल में क्रांतिकारी बंदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनकी मांग थी कि राजनीतिक बंदी उनको माना जाए, लेकिन उनको अपराधियों की भांति उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में जतिन दास ने भूख हड़ताल किया, सरकार नहीं मानी। 63 दिनों तक भूख हड़ताल चला। 64वें दिन 13 सितंबर को जतिन दास की मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर लाहौर से कोलकाता लाया गया। हर स्टेशन पर हजारों व्यक्तियों ने उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलियाँ दी। कोलकाता में उनके शव यात्रा में 6 लाख लोग सम्मिलित हुए थे। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स की हत्या से जोड़कर फांसी की सज़ा दी गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर केस के संदर्भ में अनेक क्रांतिकारियों को लंबी सज़ा दी गई। सारा देश शोक में डूब गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस कहलाता है। सॉन्डर्स की हत्या को जोड़कर उन्हें मृत्युदंड दिया गया था, क्योंकि केवल बम के विस्फोट करने में किसी की जान गई नहीं थी, इसलिए उनको कोई बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती थी। इसलिए सॉन्डर्स की हत्या के प्रकरण में उनको जोड़कर सरदार भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों के प्रयास। क्रांतिकारी आंदोलन में संलग्न महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की मृत्यु के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वर्मा और यशपाल के कंधों पर क्रांतिकारी नेतृत्व आ गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन का दायित्व यशपाल और भगवती चरण को सौंप दिया गया। इसमें महिलाओं का भी योगदान रहा था। श्रीमती दुर्गा देवी, सुशीला देवी, प्रेमवती आदि नारी शक्ति का भी योगदान क्रांतिकारी गतिविधियों में था। भगत सिंह और उनके साथियों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई गई। बम का विस्फोट हुआ, परंतु वायसराय बच गया। 23 दिसंबर 1930 को जब पंजाब के गवर्नर पंजाब विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे थे, हरकिशन नामक क्रांतिकारी ने उन पर गोली चलाई। हरकिशन को मृत्युदंड दिया गया। पंजाब के गवर्नर के घायल होने के उपरांत भी वह बच गया। क्रांतिकारियों के दुर्भाग्य से 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांति की भावी योजना बनाने में व्यस्त थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अंतिम क्षण तक संघर्ष करने के उपरांत वे वीर गति को प्राप्त हुए। एक योग्यकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर पड़ गया। अंग्रेज सरकार ने शीघ्र ही यशपाल को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। उन्हें 14 वर्ष की जेल की सजा दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनकी आज्ञा पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया था। बंगाल और अन्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब की भांति बंगाल और अन्य क्षेत्रों में भी क्रांतिकारियों के द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया गया था। 3 अगस्त 1923 को क्रांतिकारियों ने संखारी टोला पोस्ट ऑफिस को लूट लिया था। उन्होंने कुख्यात पुलिस अधिकारी टिगर्ट की हत्या की योजना बनाई थी, परंतु सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार ब्रूस की हत्या का प्रयत्न सफल नहीं हो पाया। 18 अक्टूबर 1924 ईस्वी को प्रसिद्ध क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और
क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। बंगाल में ऑर्डिनेंस एक्ट को लागू किया गया ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सके और भारतीयों को हथियार प्राप्त न हो सके। सूर्यसेन तथा चटगांव केस। चटगांव में क्रांतिकारी संगठन पब्लिक सेना के आह्वान पर देशभक्त नवयुवकों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों का नेतृत्व सूर्यसेन एवं अंबिका चक्रवर्ती के द्वारा किया गया। क्रांतिकारियों में बंगाल में सूर्यसेन गुट का महत्वपूर्ण स्थान था। सूर्यसेन चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में पहले शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 2 वर्ष 1926 से 1928 तक कारावास की सजा भी दी गई थी, किंतु जेल से छूटने के बाद उन्होंने कांग्रेस संगठन में काम किया। 1929 में चटगांव कांग्रेस कमेटी के वो सचिव थे। अपूर्व संगठन क्षमता उनमें थी। नवयुवक क्रांतिकारियों को एकत्र उन्होंने कर लिया था। अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ बाडल प्रमुख थे इनके साथियों में। सूर्यसेन का विश्वास सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजी शासन को समाप्त किया जा सकता है। उनके द्वारा चटगांव में इस प्रकार के सशस्त्र क्रांतिकारी विद्रोह की योजना बनाई गई, जिसमें 2 शस्त्रागारों को लूटना था, टेलीफोन की व्यवस्था को समाप्त करना था। 18 अप्रैल को योजना क्रियान्वित की गई। 6 क्रांतिकारियों ने पुलिस शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। 10 क्रांतिकारियों ने सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। संचार व्यवस्था भंग कर दी गई, लेकिन क्रांतिकारी गोला बारूद पाने में सफल नहीं हो सके। उनकी योजना पर पानी फिर गया। सारा कार्य 65 क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। उन्होंने काम चलाऊ सरकार की घोषणा भी कर दी थी। अंग्रेजी सेना के आने की संभावना थी, इस कारण क्रांतिकारी चटगांव की पहाड़ियों में चले गए। 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद की पहाड़ियों में सेना ने इन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। अंत में सूर्यसेन और उसके कुछ साथी निकल भागने में सफल हुए। ये 3 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। 1935 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। सूर्यसेन के कार्यों का बंगाल पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। मिदनापुर में 1932 में 3 अंग्रेज मजिस्ट्रेट मारे गए। 1930 से 32 के काल में 22 अंग्रेज अधिकारी और 20 गैर अधिकारी व्यक्तियों की हत्या कर दी गई जो ब्रिटिश सरकार से संबद्ध थे। इस तरह से लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां इस क्षेत्र में चलती रहीं। सोलापुर का विद्रोह देख लेते हैं अंत में। सोलापुर में 8 मई 1930 को उत्तेजित भीड़ के द्वारा विद्रोह किया गया। विद्रोहियों के द्वारा 6 थाने और अनेक सरकारी इमारतों को जलाकर भस्मीभूत कर दिया गया। रेलवे स्टेशन का घेरा डाला गया। नगर में क्रांति परिषदों की स्थापना की गई तथा सड़कों में मोर्चेबंदी की गई, परंतु अंग्रेज सेना के द्वारा शीघ्र विद्रोह को दबा दिया गया। इस तरह देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रहीं। 1932 तक क्रांतिकारी आंदोलन पुनः समाप्त प्राय हो गया। इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण समाप्त होता है। तृतीय चरण और सफलता और असफलता को लेकर अगले वीडियो में हम बात करेंगे।